नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान संचय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल टेट के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो ईवीएस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो आपका हमारा पर्यावरण चतुर्थ श्रेणी का किताब जो है आपका पश्चिम बंगाल सरकार का किताब है। और इस किताब के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पिछले जब 2015 में टेट हुआ था तो उस समय आपका यह किताब से प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरह इस किताब से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी का यह किताब है, पांचवा श्रेणी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा उसमें से क्या क्या पढ़ना है। तो इस किताब से आपको पढ़ लेने से मैक्सिमम मैं तो कहूंगा कि 30 में से आपका 15 नंबर का क्वेश्चंस आपका इससे लगभग मिल जाएगा। और किंतु आपको समझना भी है किस तरह कैसे तरीका से पूछा जा रहा है। और मैं आपको 2015 में जो टीईटी हुआ था वेस्ट बंगाल के द्वारा, उसका पेपर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो इससे मिलान कर लीजिएगा कि इस किताब से कितना प्रश्न पूछा गया था और इससे रिलेटेड किस तरह का प्रश्न पूछा गया। मैं आपको इस वीडियो में यह बतलाऊंगा कि आपको इस किताब से किस तरह का प्रश्न, कहां से कैसा प्रश्न बनता है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। और खासकर यह वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो। और किसी प्रकार का प्रश्न किताब से रिलेटेड अगर आता ही है तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहला तो आप ये जान के रखिए, ये किताब जो है पश्चिम बंगाल सरकार का किताब है और ये हमारा पर्यावरण इस किताब का नाम है। कभी कभी पूछ भी देता है कि आपका सरकार के द्वारा जो किताब है उस किताब का नाम क्या है, यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो सरकारी विद्यालयों में जो पर्यावरण का किताब चलता है उस किताब का नाम क्या है, तो हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। इसके बाद हम इसमें आ जाते हैं, ये देखिए ये सब चैप्टर है, पर्यावरण के उपादान, जीव जगत, पर्यावरण के उपादान, जड़ वस्तु जगत, शरीर, आबोहवा और निवास स्थान, हमारा आसमान, इस तरह विभिन्न प्रकार के आपके चैप्टर दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से प्रश्न को ढूंढना है। और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यह किताब तो पढ़कर आपको केवल इसका हिंदी में अनुमान नहीं करिएगा, मैं तो कहूँगा आपको इसका हिंदी से इंग्लिश का सहायता लेकर आप इसको डिक्शनरी की सहायता से या ऑनलाइन डिक्शनरी माध्यम द्वारा इसको ट्रांसलेट करिएगा और समझिएगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। चलिए, आपको समय नष्ट ना करते हुए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। आसपास के जीव जंतु जो प्रथम आपका यहाँ से शुरू होता है चैप्टर पर्यावरण के उपादान जीव जगत के भाग से है। तो इसमें से आपको यहाँ मैं तो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे प्रश्न पूछा जाए। मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ अगला, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स, रेबिट, रेट। यहाँ से ये चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स है उनकी एक्टिविटी किस प्रकार की होती है। जैसे मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि ये जो गिलहरी है, गिलहरी अमरूद को कैसे खा रहा है, इसे कुरेद कर खाता है या काट कर खाता है या कैसे खाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि चूहा, गिलहरी, ये तमाम प्रकार के जीव जो है आपका कुरेद कर खाता है। और उसके बाद यहाँ पर यानी कि कुतर कुतर कर खाता है। और जैसे कि यहाँ पर जीवों के नाना प्रकार के काम, जीवों के काम, यहाँ पर भोजन इकट्ठा करना, जगह बदलना, अंडे देना, अंडे से बच्चा निकलना, सांस लेना, छोड़ना, ये सब है। लेकिन आपको इसमें से इसी चैप्टर से एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछले 2017 में कि बारिश होने पर कौन से जंतु को पता पहले चल जाता है कि 2017 में पूछा गया था, 2015 का टेट में पूछा गया था कि जंतु को पता चल जाता है कि वृष्टि होने वाला है। तो इसमें से
ये चींटी दिया हुआ था, खरगोश दिया था और 2 प्रकार के जंतु का नाम दिया था। तो इसमें से आपका चींटी जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि चींटी को पहले पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने निवास स्थान में चली जाती है। यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं, मैं अंडरलाइन जो करके दिखा रहा हूँ, इसमें से ये सब पढ़ना आपको जरूरी बनता है। क्या है, पहाड़ पर रहता है, वहां पर झाऊ पाइन के पेड़ ही अधिक दिखते हैं। पहाड़ पर किस तरह का पेड़ मिलता है? झाऊ का, पाइन का पेड़, ये सब अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट लेके चलता हूँ। जो जरूरी है मैंने उसको अंडरलाइन किया हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट अगला आते हैं, तो यहाँ पर सब मिलकर बचे रहेंगे में से फूड चेन का ये बनाया गया है, जो कि आपका अगर माध्यमिक लेवल में आपने पढ़े होंगे कि फूड चेन, फूड वेब क्या है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को कौन खाता है? टियाक, और उसके बाद सांप खाता है। तो इस तरह करके है। तो इसमें से आपको फूड चेन के बारे में नॉलेज रख लेना है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाकर अपना भरण पोषण करता है और इसके बाद संतुलन बनाए रखता है अपना इकोसिस्टम का। इसके बाद यहाँ पर है कि आपका प्लांट ग्रोथ प्लेस, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कमल का फूल है, जवा का फूल है, गुलाब का फूल है, जलकुंभी है। ये सब आपका जो पेड़ पौधे हैं, ये पूछा जा सकता है इसमें से कि कमल का फूल जो है, ऐसा कौन सा पौधा है जो कि तालाब में उगता है, कौन सा पौधा है जो मरुस्थल में उगता है, कौन सा पौधा जो कि अधिक जो कि आपका इस माने समुद्र के किनारे उगता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें से आप समझ पा रहे हैं कि तालाब पर उगने वाले पौधे जो होते हैं, आपका उसका जड़ अस्थायी नहीं रहता है, जैसे जलकुंभी का पौधा हुआ। हाँ, और इसके अलावा आपका जो विभिन्न जो पत्तेदार जो झाड़ीदार होते हैं वो। तो ऐसे बरगद का पेड़ जो कि सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी इसमें आता है, और बरगद का पेड़ को, और यहाँ पर इसमें जल को अवशोषण करने की क्षमता बहुत रहती है। तो इस तरह करके हम उद्भिजों के बारे में जान रहे हैं, उसके स्थल को बारे में भी जान पाते हैं। तो ये है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको मैं विस्तार से नहीं बतलाऊंगा, जो समझने के लायक इसमें है वो सब समझ लीजिए, जिससे कि आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आ जाए तो आप तुरंत उसका उत्तर जवाब दे दे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आइडेंटिफाई एनिमल्स, यहाँ पर नाना प्रकार के प्राणी है। कछुआ है, आपका तितली है, छिपकली है, मछली है, चिंगड़ी है, ये सब है। आपको यहाँ पर से पूछा जा सकता है कि जलचर प्राणी, नभचर प्राणी, थलचर प्राणी, उभयचर प्राणी, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक। फिर इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? क्या है? मेन्यूर, नभचर को, उसके बाद थलचर, उसके बाद एम्फीबियस। तो ऐसे कुछ बता सकते हैं कि जो जल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं। और ऐसे जो है कि अपना अंडा कहाँ देते हैं, और इसमें से स्तनधारी प्राणी कौन है, ऐसे आ सकता है इसमें से। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज कर लेना अच्छी तरह से कि आइडेंटिफाई एनिमल्स कौन से कहाँ पर प्राणी का रहना है, और कौन सा प्राणी अंडा देता है, कौन सा प्राणी अंडा नहीं देते हैं, और ये आपको इसमें पता चल रहा है। और कौन सा प्राणी दोनों जगह रहता है, कौन सा केवल नीचे रहता है पानी में, और कौन सा केवल ऊपर में रहता है, इस तरह करके। ठीक है, अगला देखते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि कौन से मेरुदंडी, इसमें से कौन सा जो मैंने अभी दिखाया था, इसमें से मेरुदंडी प्राणी कौन से हैं, बैकबोन्स जिसके होते हैं। तो इसमें से आपको जो पता लगेगा, जो सरीसृप होते हैं वो तो मेरुदंडी प्राणी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जिनकी हड्डी होती है उनसे मेरुदंडी प्राणी कहते हैं ये। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, अगला क्या पढ़ना है आपको। जैसे कि यहाँ पर नाना प्राणियों के नाना रूप। अनेक प्राणी है जो रंग बदलकर और विशेष तरह का रंग धारण कर बचने का चेष्टा करते हैं, ताकि कोई प्राणी या मनुष्य आकर हमला ना कर दे। तो अपना रंग को बदलकर ये अपना बचाव करते रहते हैं। बाघों के धारीदार शरीर, हाथी की
हाथी की सूंड और दांत, भालू का पंजा, नाखून सब अपने को बचाने के लिए ही है। इसमें से पूछ सकता है कि कौन सी चीज इनमें से किसको बचाने के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। तो बाघों के धारीदार शरीर, हाथी की सूंड, दांत, भालू का पंजा, ये सब अपने बचाव के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आइडेंटिफाई अ बर्ड। यहाँ पर पक्षियों के तरह उड़ेंगे, ये जो चैप्टर है आप देख पा रहे हैं, पक्षियों की तरह उड़ेंगे। इस चैप्टर से आपको यह पूछा जा सकता है कि जो उल्लू के बारे में हो सकता है कि उल्लू का क्या विशेषता है खासकर। ठीक है, और इसमें से कौन सा वुड कटर जो है वो आपको इसके बारे में जानने से आपको क्या है कि पक्षियों के बारे में, ताकि कोई प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। ये पक्षियों के बारे में कुछ, तो इसमें से आपको कुछ ऐसे खासकर उसके डिटेल्स को पूरा जानना नहीं है, केवल जान लीजिए कि ये गौरैया है जिसे बहुत सुंदर गाती भी है। उल्लू जो है कि दिन को नहीं देख पाती है, रात को देखती है। और इसकी मैना जो है कि आपका ऐसा पक्षी है जिसके इसी के जात के रूप में और एक पक्षी है, और टुनटुनी, कठफोड़वा, इस तरह करके। यहाँ पर मैंने दाग लगाया हूँ गैंडा, जंगली भैंस, नाना प्रकार के बंदर, पक्षी, सांप विलुप्त हो सकते हैं, ऐसी आशंका वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसी कारण इन प्राणियों के संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। तो इनमें से कौन से विलुप्त होने के लिए कगार पर हैं आपके? गेंडा, जंगली भैंस, नाना प्रकार के बंदर, पक्षी, सांप विलुप्त हो सकते हैं। और इसके बाद प्राणी, यहाँ तक कि उद्भिज भी यदि तुम्हें लगे कि लुप्त हो सकते हैं तो उन्हें बचाने रखने के लिए संरक्षण की व्यवस्था करना जरूरी है। आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन से प्लांट्स जो है अभी गायब हो चुके हैं या गायब होने के कगार पर हैं। तो इस तरह का क्या है, पिछले बार 2015 के टेट में जब हुआ था तो मॉरिशस के डोडो अब नहीं रहे। इसका एक ऑप्शन बना हुआ था कि कौन से इनमें से विलुप्त हो चुके हैं, तो इसमें से डोडो जो था ऑप्शन सही होगा, उस समय दिया हुआ था यह प्रश्न। इसीलिए आप सभी को मैं बोल रहा हूं कि किताब को जरूर से जरूर पढ़िएगा। चतुर्थ श्रेणी की किताब और साथ साथ 5वीं श्रेणी की किताब जो कि पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा, और इसमें मैं पार्ट 1 में पूरे चतुर्थ श्रेणी की किताब को कवर कर दूंगा। ये जो है आपके इसमें से इस चैप्टर से जो लुप्त हो गए हैं और जो लुप्त होने के कगार पर है, तो इसमें से आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से लुप्त हो गए हैं और जो लुप्त होने के कगार पर। एक बार मैं पढ़ देता हूं जो लुप्त हो चुके: बाली द्वीप के बाघ, हिमालय के वामन तितिर, उसके बाद गेला पेगोस द्वीप पुंज के कछुआ, भारत के गुलाबी बत्तख, उसके बाद न्यूजीलैंड की ग्रेलिंग मछली। यहां पर अब लुप्त होने के कगार पर है रॉयल बंगाल टाइगर, ऑलिव रिडले टर्टल, एक सिंगा गेंडा, कृष्णसार हिरण। ये सब लुप्त होने के कगार पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है चैप्टर है हर वस्तु के लिए जगह घेरती है, ये मेटर चैप्टर का है। तो इसमें से आपको मेटर के स्वभाव जानते ही हैं कि मेटर जो रहेगा वो जगह घेरेगा। अगर हम बाल्टी को रखते हैं तो बाल्टी जगह घेर लेता है, टेबल रखते हैं तो टेबल जगह घेर लेता है। इस तरह करके अपना जगह को घेरता है। मीटर के बारे में जानकारी ज्यादा जरूरत नहीं है, इससे आपको नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें क्या है, इन्वायरमेंट, कभी कठोर, कभी तरल, कभी गैस। अच्छा, स्टेज ऑफ मैटर
ये जो है आपका पड़ा हुआ है कि एक ही कौन सा चीज है जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो पानी कह सकते हैं, बर्फ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपको जानकारी रहना चाहिए कि बर्फ जो है ठोस में है, फिर उसको गर्म करेंगे तो द्रव बन जाएगा, फिर और गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तन हो जाएगा। अगला चलते हैं, कोई वस्तु भारी कोई वस्तु हल्का क्यों है। ये जो है आपने चैप्टर पढ़ा होगा 10th में, मास एंड वेट, मात्रा और भार। तो मात्रा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि अगर बोलेगा कि आपको तराजू पल्ला से क्या किया जाता है, भार मापा जाता है या मास मापा जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा। उस समय आपको ऑप्शन में टिक अगर आता है तो क्या करना पड़ेगा, मात्रा मापा जाता है, भार नहीं मापा जाता है। ये देखिए बैलेंस भी बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और भार मापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। अगला हम चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा नीचे में आइएगा तो इन्वायरमेंट संबंधित है। अगला फिर चैप्टर में आता हूं मैं। यहाँ पर साइकिल ऑफ वाटर जो है कि जो वही कि मेघ बनकर पानी बरसता है, पानी फिर उसके बाद पोखर बन जाता है, पोखर में फिर आपका धूप आता है, तो फिर वो वाष्प बनकर फिर भाप बनकर फिर मेघ बन जाता है। ये जो कि यहाँ पर इसमें देखना है ये कि काल बैसाखी अंधड़ के समय जब ये बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो हम कहते हैं शिलावृष्टि हो रही है। शिला मतलब पत्थर, और यद्यपि वे पत्थर नहीं होते फिर भी ठोस तो होता ही है। तो यहाँ पूछ सकता है कि कौन से समय में आपका शिलावृष्टि होता है, या शिलावृष्टि क्या है। शिलावृष्टि, शिला का मतलब पत्थर होता है, और शिलावृष्टि जो कि एक प्रकार का वृष्टि है जो कि काल वैसाखी अधड़ के समय होता है। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं आपका सोल्यूबल। ये जो कि आपका कौन घुलनशील है कौन घुलनशील नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस चैप्टर से पता चलेगा कि घुलनशील का मतलब जैसे नमक चीनी हम दे देते हैं पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन अगर हम मिट्टी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, बैठ जाता है और वो हमें पता चल जाता है। अगर हम फिर नमक को भी अगर क्या है कि पता करने के लिए अगर हम समुद्र का पानी लाए और उसको हम धूप में रख देते हैं 2 से 3 दिन के बाद, तो उसका जो नमक तत्व है वो हमें दिखाई दे देता है। ऐसा इस चैप्टर में कहा गया है। और इसमें यहाँ पर एक इतिहास से संबंधित प्रश्न है कि गांधी जी ने इसलिए ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में नमक कर न देने का आह्वान किया था। उनके नेतृत्व में आम जनता के